योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया। पिछले साल के 5,12,000 करोड़ के बजट के मुकाबले इस बार बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए का रहा। देखा जाए तो इस बार यूपी का बजट 7.3% बढ़ा है। इसके साथ ही बजट में यूपी सरकार का यह पहला पेपरलेस बजट है। ये तो हुई बजट की बात, लेकिन अब सवाल उठता है कि उम्मीदों वाले इस बजट में आपके लिए क्या खास है? बजट में युवाओं के लिए क्या है? किसानों पर बजट का कितना असर पड़ने वाला है? और साथ ही बजट को लेकर प्रदेश की आम जनता क्या उम्मीदें लगा सकती है? अब क्योंकि चुनावी साल आ रहा है, पंचायत चुनाव सर पर है और विधानसभा चुनाव की आहटें अब सुनाई पड़ने लगी हैं, तो क्या इस बजट से चुनाव पर भी प्रभाव पड़ने वाला है? यह जानना भी जरूरी है। और प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरने वाला है, यह भी देखना होगा। इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे की बड़ी बहस में, और साथ ही साथ हमारे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनसे जुड़ेंगे। लेकिन बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए यूपी के बजट को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है। बजट का आकार इस बार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2020-21 के बजट से 37,410.06 करोड़ रुपए यानी 7.3% अधिक है। न केवल आम जनजीवन कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ था, बल्कि अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी थी। उस दौरान भी जिस प्रकार का कार्य को उस दौरान भी प्रदेश ने जिस संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़कर के कार्य किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम जानते हैं कि हमारे राजस्व की प्राप्तियों में जो हमारे लक्ष्य थे, उस लक्ष्य के अनुरूप उन प्राप्तियों को प्राप्त करने में हमें कुछ कठिनाई हुई। उस सब के बावजूद एफआरबीएम की जो सीमा भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने रखी है 4.5% का, हम उसको 4.17% तक ही हम लोगों ने सीमित करके रखा और उसके अंदर ही अपने इस बजट को प्रदेश के लिए सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके हम लोगों ने आज का ये बजट प्रस्तुत किया है। तो बजट में किसानों के लिए क्या क्या खास रहा, आपको बता दें 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए 100 करोड़ इस बार यूपी सरकार ने यानी कि योगी सरकार ने दिए हैं। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए दिए हैं मुख्यमंत्री योगी सरकार ने। और किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए सुविधा के लिए जो एक स्पेशल बजट रखा है। रियायती दरों पर किसानों को फसल के लिए कर्ज दिया जाएगा। रियायती दरों पर कर्ज के लिए 400 करोड़ रुपए बजट में जो है इस बार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पर बड़ा कदम यह माना जा रहा है। 2021-22 में 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए हर साल मुफ्त यूनिफॉर्म देने की बात रखी गई है। छात्रों को जूता, मोजा, स्वेटर देने के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को स्कूल बैग के लिए 110 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट में पात्र छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की व्यवस्था भी रखी गई है। संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को फ्री छात्रावास और भोजन मिलेगा। यूपी के इतिहास में पहली बार पेश हुआ है यह पेपरलेस बजट। कन्या सुमंगलम योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपए हैं। गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपए इस बजट में रखे गए हैं। संस्कृत स्कूलों में फ्री छात्रावास की सुविधा है।
बीमा के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बार बजट में खास बात रही है। अधिवक्ता चैंबर के लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए। साथ ही साथ डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपए खास तौर से योगी के इस बजट में रखे गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए खास तौर से रखे गए हैं। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 950 करोड़ रुपए का खास तौर से एक खाका रखा गया है। चित्रकूट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट में खासी जगह दी गई है। बनारस में अगर बात करें तो पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपए खास तौर से रखे गए हैं। सीएम जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए बजट में 1107 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1429 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए परियोजना के लिए बजट में 860 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए 7200 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 409। साथ ही साथ बता दें आपको जेवर एयरपोर्ट पर भी 2 की जगह 6 हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी, ये प्रस्ताव साथ में रखा गया है। जेवर एयरपोर्ट निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना होगी। अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट के लिए भी बजट में 101 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें राज्य में अब जल्द ही 4 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाए जाने की बात रखी गई है। तो ये खास पॉइंटर रहे जिसमें कि जिस तरह से आज जो पूरा यूपी सरकार का बजट रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में खास तौर से जुड़ने के लिए विशेष तौर पे मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा अनु शुक्ला, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस बहस में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर संजीव नेहरू अभी जुड़ेंगे और इसके साथ साथ पूरन डाबर जो है खासतौर से एसएमईज पर बोलने के लिए, यूपी की तरफ से बोलने के लिए हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। प्रशांत सागर हमारे साथ शिक्षाविद हैं, वो भी युवा उद्यमी के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से देखा जाना चाहिए इस बजट को, खासतौर से तब जब पंचायत चुनाव हमारे सामने है और साथ ही साथ अगला जो साल होगा उसकी दस्तक हम चुनावी बिगुल के साथ देखेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर विवेक, ये पूरी तरह से मैं इसे चुनावी बजट कहूँगा। हालांकि ये पहले भी जो सरकारें रही हैं वो करती आई हैं, क्योंकि आखिरी बजट में जनता को, आमजन को लुभाने की कोशिश होती है। और इस बार न सिर्फ विधानसभा चुनाव में, उससे पहले पंचायत चुनाव में जो यूपी के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं उसमें सरकार को जाना है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है, अगर आप बारीकी से इस बजट का विश्लेषण करेंगे तो कम से कम मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी ये बहुत अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि उन्हें अपना यूपी मॉडल चुनाव में जाने से पहले बनाना है। और यही वजह है कि जब आम जन की भावनाओं को अगर टच करना है तो बड़ी बड़ी योजनाओं का एक बड़ा खाका तैयार किया जाए। तभी आपने देखा होगा कि बजट में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है वो बड़ी योजनाओं, खास तौर पे एक्सप्रेसवे, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या गंगा एक्सप्रेसवे हो, इन एक्सप्रेसवे पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि किसानों को लेकर भले ही आप बजट के शुरुआत में जब बजट पास हुआ तो सबसे पहले बात किसानों की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री समेत, वित्त मंत्री समेत पूरी सरकार को ये पता है कि मौजूदा दौर में सबसे बड़ी जो अड़चन है सरकार के सामने वो किसान आंदोलन, लंबा खिंचता हुआ किसान आंदोलन है। लेकिन ऐसे समय में वो दौर है, खासतौर पे अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को गांव से निकालने की बात कही जाती है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। आज ही शामली के गांव में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं में और कुछ स्थानीय किसानों के बीच में झड़प हुई है। ऐसे समय में क्या किसानों को इस बजट से संतुष्ट कर पाएगी सरकार? हालांकि जो जितनी भी योजनाएं हैं, तुरंत किसी भी योजना में किसान को राहत मिलने की उम्मीद मुझे कम नजर आती है। चलिए, अगर किसानों के अलावा अगर बात की जाए तो देखिए स्टार्टअप्स को लेकर खास तौर से जो है स्पेशल रखा गया है। और अच्छी बात यह है, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरह से अयोध्या को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर अगर बात की जाए तो मतलब बड़े लेवल पर जो एक्सप्रेसवे का एक फंडिंग जो है इस बार बजट में रखा गया है। तो अगर हम एक नॉर्मल अगर परिवेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक नई पहचान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगले आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर बात करें तो बजट स्पेशल कैटेगराइज करता है इस सेगमेंट को। साथ ही साथ जो डिवोशनल टूरिज्म की बात करी जाए, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो, और साथ ही साथ जो तमाम जो इस तरह के जो जगह है जहाँ पर तीर्थ है, खासतौर से बनारस को देखकर आपने देखा कि स्पेशल कैटेगराइज वहाँ पर रखा गया है। तो क्या ये माना जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर उत्तर प्रदेश एक नई साख और नई परिवेश के साथ, नई उभरती इमेज के साथ जो है सामने नजर आ सकता है?
हाँ विवेक, देखिए हमें ये समझना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपनी छवि को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। उन्हें ये पता है कि अगर सक्सेसफुल टेन्योर पूरा करना है, आने वाले टाइम में फिर से बीजेपी की सरकार बनानी है, तो एक तरफ केंद्र को साधना होगा, दूसरी तरफ अपनी छवि लगातार मजबूत करनी होगी। तभी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ मैदान में जाएगी। तो उसको देखते हुए अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री को ये पता है कि कौन कौन सी योजनाओं से लोग उन्हें जोड़ेंगे, उनकी छवि मजबूत होगी। निश्चित तौर पर ये सरकार राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए शुरुआत से लगातार काम कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 4 साल में भी बहुत काम हुआ है। आज ही ये बजट में भी ऐलान किया गया कि एयरपोर्ट का नाम भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर होगा। इसके साथ ही साथ छोटी छोटी योजनाओं पर अगर हम नजर डालेंगे, जैसे संस्कृत विद्यार्थियों को सुविधा देने की बात है, निश्चित तौर पर वो धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। और धर्म और राजनीति अब अलग अलग विषय नहीं रहे। धर्म में राजनीति मिली हुई है, राजनीति में धर्म मिला हुआ है। इसको देखते हुए अगर हम कहें, धर्म को साथ ले रहे हैं, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ 1 साल का समय बचा हुआ है। बहुत ज्यादा युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करके उन्हें लुभा सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस पे जेवर एयरपोर्ट के पास IT सिटी की बात की गई है, इसको लेकर लुभा सकते हैं। और हथकरघा उद्योग में 25,000 नौकरियों की भी बात की गई है। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे आज के उसमें बिंदु लगा, जो सबसे आकर्षण की योजना है युवाओं के लिए, वो है अभ्युदय योजना। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि अभ्युदय योजना इतने बड़े यूपी के राज्य के लिए 20 करोड़ रुपए बजट बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से पिछले सिर्फ कुछ दिनों में अभ्युदय योजना का खाका तैयार किया गया, उसे इंप्लीमेंट कराया गया, उसका बजट निर्धारित किया गया, तो मुझे लगता है कि कम से कम जो मेधावी छात्र हैं और आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, उन्हें अगर इस योजना के माध्यम से मदद मिलती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि हमें ये बात याद रखनी होगी कि जब किसी घर का बच्चा किसी सरकारी योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होता है, तो ना सिर्फ बच्चा बल्कि पूरा परिवार उस सरकार के हित में, सरकार के हक में सोचने लगता है। तो ये कदम जरूर छोटे हैं, लेकिन इनका बड़ा प्रभाव होगा आने वाले चुनाव में। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि ये अनुज, ये भी बात देखने वाली बात है कि अगर चलिए ठीक है, अभी तक स्थितियां कोविड के चलते हमारे पूरे देश में, दुनिया में उसका असर देखा जा रहा था, लेकिन उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, अभी रोजगार के लिए थोड़ा सा चुनौतियां देखी जा सकती है, लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के अंदर इस तरह से डेवलप कर देते हैं, तो जो बाहरी जो कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश की राह पर जरूर वापसी का एक उम्मीद रखती हैं, और शायद उसके बाद रोजगार को लेकर भी चीजें बेहतर हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर रोजगार की स्थितियों की बात की जाए, तो स्टार्टअप को लेकर भी हमारे सामने जो एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट इसके सामने जो इस बजट में देखने को मिला है। अनुज, स्टार्टअप की अगर बात की जाए तो क्योंकि साफ तौर पे कहा गया था, जो बैरियर्स थे, जो प्रशासनिक अमले की बात करें, चाहे वो जो स्थितियां बनती थी पहले कि भाई ठीक है आपने लोन अप्लाई किया, कई सारे बैरियर्स सामने निकल के आते थे, लेकिन अब स्टार्टअप के लिए खुले तौर पर जो है योगी सरकार ने एक बजट रखा है और उसके लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो तैयार की है। तो युवाओं के लिए ये स्टार्टअप कहीं ना कहीं कारगर होने जा रहे हैं साबित। हाँ देखिए, स्टार्टअप एक वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन इसकी सीमाएं बहुत ज्यादा ब्रॉड हैं। सबसे जो आज के बजट की अगर हम बात करें, तो स्टार्टअप को लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, उसके तहत 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ आंकड़ों पर नहीं जाता, मुझे ये लगता है कि कम से कम सरकार को, सरकारी अमले को, अधिकारियों को ये इंश्योर करना होगा कि सिंगल विंडो के तहत युवाओं को वाकई में इसका फायदा मिले। हम अगर बात करें कृषि, वो जिला उद्योग केंद्र की बात करें, या फिर तमाम जो मशीनरी, सरकारी मशीनरी शामिल होती है, क्या इतना ही आसान है युवाओं को, अगर वो स्वरोजगार की बात करते हैं, उन्हें फंड मिलना, उन्हें सब्सिडी मिलना, उन्हें लोन मिलना, अगर वाकई ये इतना आसान होगा, तो अगर 100 करोड़ रुपए, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर इनका सदुपयोग होता है तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में युवाओं को फायदा होगा। लेकिन स्टार्टअप के नाम पर सिर्फ एक जुबानी जमा खर्च ना रह जाए, वाकई में से इंप्लीमेंट हो। हालांकि केंद्र सरकार से भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली से भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, लेकिन स्टार्टअप के लिए प्रमोट कितना कर पाएंगे, हम अवेयरनेस ड्राइव कितनी चलाएंगे, युवाओं को इन योजनाओं के बारे में वाकई में कितना पता चल पाएगा, इंप्लीमेंटेशन देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कुछ भी बयान देने से पहले। चलिए, प्रशांत सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप शिक्षाविद भी हैं, साथ ही साथ युवा उद्यमी भी है। कई स्टार्टअप आपने फिलहाल कुछ बीते सालों में भी आपने शुरू किए हैं।
प्रशांत, अगर आपसे जानना चाहे कि जिस तरह से आप योगी सरकार के इस बजट को देखते हैं, पूर्ण बजट इसको कहा गया और चुनावों से पहले का ये बजट है, किस तरह से आप फायदेमंद देखते हैं युवा वर्ग को, खासतौर से स्टार्टअप की नजर में अगर इसकी बात की जाए बजट को देखकर? पहले तो मैं योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि पहला पेपरलेस बजट यूपी का आया। ये योगी सरकार का 5वां बजट है। स्टार्टअप की जहां तक आप विवेक जी बात करते हैं तो कुल 100 करोड़ रुपया शायद स्टार्टअप के लिए रखा गया है। 100 करोड़ ही है जी। अब अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 22 करोड़ जनसंख्या का उत्तर प्रदेश है और युवाओं की भी अगर हम बात करें तो 5 से 6 करोड़ युवा होंगे। तो 100 करोड़ का जो बजट है 5 लाख करोड़ में स्टार्टअप के आधार पर बहुत कम है, पहली चीज। दूसरा, स्टार्टअप के लिए उन्होंने क्या पॉलिसी रखी है कि कितनी आसानी से ये स्टार्टअप हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे, क्या इसमें पेपरलेस वर्क रहेगा, कितना एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए सपोर्ट करेगा, ये भी देखने का विषय है। मगर 100 करोड़ से शुरुआत होगी। यूपी में बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत काम करने की जगह है। अगर हम श्रमिकों की बात करें तो यूपी और बिहार से पूरे हिंदुस्तान में श्रमिक जाते हैं। उसी तरह से अगर हम आईटी सर्विसेज या एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ से बहुत से लोग माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। मेट्रो शहर में चले जाते हैं, मुंबई चले जाएंगे, बैंगलोर चले जाएंगे। अगर ये सारी सुविधाएं यहाँ हो, मैंने एक चीज इसमें और देखी थी कि कुछ आईटी पार्क की फिर से बात की गई है। मैं पिछले 10 से 15 साल से देख रहा हूँ कि यूपी में कुछ आईटी पार्क बनेंगे। हर बार मैं बजट में देखता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात भी की गई है जेवर के आसपास, है ना। हवाई पट्टी को भी 2 से 6 करने की कोशिश की गई। कोशिशें बहुत अच्छी हैं। हाँ। अयोध्या को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने रखा गया, बजट में प्रावधान रखा गया इस बार। रखे गए हैं, मगर ये प्रावधान कितनी जल्दी सरोकार हो पाएंगे, कितनी जल्दी इन चीजों पे हमला हो पाएगा, ये एक सोचने का विषय है। और इसमें मैं मुख्य तौर से अगर आप युवा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें इन्होंने पहले भी कहीं ना कहीं पिछले 4 बजट्स में आप देखेंगे तो कोई बहुत स्पेशल पैकेजेस नहीं है। आज 7 मेडिकल कॉलेजेस की अनाउंसमेंट भी की गई है, छोटे छोटे पॉकेट्स में की गई है। जितने जिला अस्पताल है, जैसे फिरोजाबाद में इन्होंने बना दिया है, इस तरह से इन्होंने अनाउंसमेंट तो की है, मगर वहां क्या मूलभूत सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। तो पैसा एजुकेशन सिस्टम को देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाना है यूपी को। ठीक है प्रशांत, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए पूरन डाबर हमारे साथ है। एपमैक्स से आप चेयरमैन है और साथ ही साथ एसएमईज को लेकर खासतौर से पूरन डाबर अपनी महारत रखते हैं। पूरन जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जिस तरह से ये जो बजट आया है, अभी प्रशांत जी की बात आप सुन रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो स्टार्टअप को लेकर 100 करोड़, ठीक है अभी शुरुआत है क्योंकि हम कोविड-19 जैसे महामारी के दौर से और आर्थिक चुनौतियों से अभी उबर कर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 100 करोड़ कितने मददगार साबित हो सकते हैं युवाओं के लिए स्टार्टअप को लेकर? निश्चित रूप से बजट कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि गरीबों और तक सीमित लगता है। सुन पा रही? हेलो जी पूरन जी, आवाज आ पा रही है आप तक मेरी? जी आवाज आ रही है जी। कुल मिलाकर के बजट मुझे लगता है कि गरीबों और मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी खामी होगी हमारे साथ। मैं कोशिश करूंगा हमारी तकनीकी टीम इसको देखने की कोशिश करे कि आखिरकार क्या दिक्कत है, लेकिन तब तक फिर से मैं रुक करता हूं सीधे डॉक्टर संजीव नेहरू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव नेहरू, जिस तरह से आप देखते हैं स्टार्टअप की बात की जाए, आप भी युवा जो है एंटरप्रेन्योरशिप में जो एक खासा स्थान रखते हैं और चिकित्सक होते हुए भी मैं आपसे एक नॉर्मल एक राय लेना चाहूँगा कि वाकई में एक युवाओं की सोच से देखा जाए तो ये जो सेगमेंट है युवाओं के जो स्टार्टअप को लेकर, वो कितना फायदेमंद साबित होने वाला है उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर? देखिए, नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव नेहरू बोल रहा हूँ जी। और युवाओं के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर इसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टार्टअप में जो आया है वो थोड़ा सा कम है बजट जो हिसाब से है। बट फिर भी धीरे धीरे इसको अगर फैसिलिटी अगर पूरी तरह से अगर डिवोशन के साथ में और ईमानदारी के साथ में अगर ये बजट लोगों को जो जरूरतमंदों की चीजें पहुंचता है तो वो कारगर सिद्ध हो जाएगा और वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा उससे। जिनको जरूरत भी होगी तो उनके लिए, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत अच्छी हर एजुकेशन में लोगों को लोन की जरूरत होगी, बेरोजगारी से कुछ आर्थिक जिनकी मंदी होगी उनको भी जरूरत होगी, पर ये लोन अगर जिनको जरूरत है उनके पास अगर पहुंचेगा तो उससे देश की स्थिति बहुत अच्छी सुधरेगी। और जो बच्चे जिनको वाकई नीडी होगी उनको अगर ये पैसा मिलता है तो बहुत अच्छा इससे प्रोग्रेस होगा और बहुत देश की तरक्की में फायदा होगा सर। और बेसिकली यूपी के लिए जो बजट आया है ये कई हद तक बिल्कुल भी एक्यूरेसी के साथ में देखा गया होगा, तो इसको मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत कम है और बहुत ज्यादा है।
ऐसा, बट ये फेवरेबल एक कंडीशन के लायक बजट है भी, मेरा ऐसा मानता हूँ इस चीज को। चलिए, बहुत पते की बात की आपने। मैं और भी लोगों से बात अभी कोशिश करूंगा कि बात होगी, लेकिन अनुज सबसे बड़ी बात आपने देखो प्रशांत को सुना। देखिए 100 करोड़ की बात है, लेकिन ठीक है अभी हम कोविड से बाहर निकल के आ रहे हैं और नया स्थितियां अभी हैं, लेकिन अगर स्थितियां चुनावी दृष्टिकोण से भी देखी जाए तो देखिए युवाओं का एक खासी भागीदारी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अभी शुरुआत के तौर पर अगर बात की जाए तो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने भी इस बात को माना कि आकर्षण कहीं ना कहीं ठीक है, रोजगार ना हो, लेकिन स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर अगर बात की जाए तो युवाओं की तरफ एक खासा ध्यान देने की कोशिश की गई है, उनको रुझाने की कोशिश की गई है। तो ये 100 करोड़ का वाकई में जो राशि है, क्योंकि 10 से अगर 15 लाख रुपए का भी अगर किसी को लोन सैंक्शन होता है तो उसके स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती है। और देखिए निश्चित तौर पर बजट आते ही उसमें कमियां निकालना कभी भी पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है। मुझे कम से कम ऐसा लगता है कि युवाओं को सरकार जागरूक करे। सवाल 100 करोड़ का नहीं है, 100 करोड़ का सदुपयोग कैसे हो, अब इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर 100 करोड़ रुपए भी वाकई में लाखों युवाओं को मिल गए, बिना रिश्वत के, बिना सरकारी झंझटों में फंसे हुए, बिना सरकारी मशीनरी से परेशान हुए, तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में एक रोड मैप सरकार के सामने भी होगा। युवा भी अपने अपने सेक्टर में कुछ और युवाओं को रोजगार देंगे। मान लीजिए कि अगर सरकार से किसी को 10 लाख रुपए लोन मिलता है, तो 10 लाख रुपए से जो एक सेटअप खड़ा करेगा उससे कुछ और युवाओं को भी रोजगार देंगे। इस तरह की चेन होती है। यह बात बिल्कुल सच है कि यूपीए से बड़े राज्य के लिए 100 करोड़ की राशि बहुत कम है, लेकिन अगर इंप्लीमेंटेशन होता है तो सरकार के कहने के लिए कम से कम 1 साल के अंदर ये आंकड़े दर्ज हो जाएंगे कि इस 100 करोड़ रुपए से इन लाखों युवाओं को लोन दिया गया है, वो अपने अपने सेक्टर में बेहतरीन काम कर रहे हैं। कम से कम उन्होंने काम की शुरुआत की है। और केवल हम युवा स्वरोजगार योजना की बात कर रहे हैं, तमाम अन्य योजनाओं में कुछ सहकारी समितियों में भी प्रावधान है युवाओं के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी के जो युवा हैं उनके लिए 10 लाख तक का ब्याज रहित लोन लेने की बात की गई है। जनरल कैटेगरी के जो युवा हैं उनमें 4% इंटरेस्ट पर लोन देने की बात की गई है। तो अगर हम विस्तार से स्टडी करेंगे पूरे बजट को लेकर तो केवल यही 100 करोड़ नहीं बल्कि अन्य तमाम योजनाएं भी हैं, लेकिन सपोर्टिंग हैंड रहेंगे उसमें निश्चित तौर पर। चलिए अब मैं रुक कर लेता हूं। हमारे साथ पूरन डावर फोन लाइन पर अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरन जी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जो बजट है, खासतौर से स्टार्टअप की बात जो हम लगभग पिछले 10 मिनट से कर रहे हैं सब अपनी चर्चा में, कितना फायदेमंद आप देखते हैं इस 100 करोड़ को नए स्टार्टअप और उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के बजट जो है कि गरीबों, किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित है जी। उद्योग के लिए जितनी संभावनाएं देखी जानी चाहिए थी लिए गए हैं स्टेप। निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े उद्योग हैं वो आगे बढ़ेंगे जी, लेकिन 100 करोड़ रुपया का मात्र इतने बड़े स्टेट के लिए 100 करोड़ रुपए स्टार्टअप के लिए मुझे लगता है पर्याप्त नहीं है जी। उद्योगों किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमेशा उद्योग होते हैं और उद्योगों को जितना स्थान मिलना चाहिए था बजट में मुझे लगता है नहीं मिला है। ओडीओपी के लिए 75 जिलों के लिए 250 करोड़ रुपए का प्राविधान जी रखा गया है जी। और मुझे नहीं लगता कि 250 करोड़ 75 जिलों में यानी एक जिले पर मात्र 2.5 से 3 करोड़ रुपए के खर्च पर कोई ओडीओपी की योजना जो एक अनूठी योजना है जी, जो वास्तव में एक ऐसी योजना है जो अपने क्लस्टर्स को, जो ट्रेडिशनल क्लस्टर्स हैं उनको जिंदा रख सकती है। इस योजना के लिए भी बजट में राशि पर्याप्त नहीं है जी। सरकार ने निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है, बजट ज्यादातर गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, बनाया भी जाना चाहिए किसानों और गरीबों को, लेकिन उद्योग ही ऐसा एक माध्यम है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है जी। ना इसमें उद्योग, मुझे नहीं लगता कि बजट में मैंने ऐसा कुछ सुना हो कि जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए कोई आवंटन किया गया हो। ओडीओपी के लिए मैंने बताया कि मात्र 250 करोड़ का जो आवंटन है वो बहुत ही छोटा आवंटन है और 100 करोड़ रुपए स्टार्टअप के लिए भी एक इतने बड़े स्टेट के लिए पर्याप्त नहीं है। कहीं ना कहीं बजट की बड़ी व्यवस्था और कुछ सोर्सेज से सरकार को करनी चाहिए। निश्चित रूप से विकास की दिशा में एक अच्छा बजट है। बजट पिछले साल से लगभग 37,000 करोड़ ज्यादा का भी बजट है। 5,12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश में पहली बार बजट दिया गया है।
और पर्यटन की जहां तक बात करें, मैं आगरा से हूँ। आगरा का उद्योग ओडीओपी के अंतर्गत झूठा उद्योग है और दूसरा उद्योग हमारे यहाँ पर्यटन है जी। आगरा के पर्यटन के लिए भी कोई विशेष मुझे लगता नहीं है। इसको गोरखपुर और अयोध्या जी और वाराणसी तक सीमित रखा है कि सरकार को चाहिए कि आगरा सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र है। और भले ही ताजमहल प्रासंगिक या मुगल कालीन हमारी विरासत हो, लेकिन एक बड़ी लकीर खींची जा सकती है। यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। इस यमुना नदी के तट पर हम चाहें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह से जहां भी शिवाजी महाराज या विवेकानंद जी की प्रतिमा लगा करके यमुना के उस पर वाटर फ्रंट विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1000 एकड़ का जो पार्क, थीम पार्क के लिए जगह आवंटित है। हमें उम्मीद थी कि इसमें कोई कृष्णा थीम पार्क की तरह से, डिज्नीलैंड की तरह से एक लाया जाता, उसके लिए कोई धन आवंटित होता तो इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में बड़ा विकास हो सकता था। कि सरकार के अच्छे बजट के साथ में ही पर्यटन पर और उद्योग पर कुछ विशेष ध्यान देना होगा। बहुत अच्छी बात है कि हमारे अयोध्या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो रहा है। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी घोषणा की गई है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रेडिशनल हमारे जो पर्यटन के स्थल हैं, क्लस्टर हैं, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा आपका कहना है। चलिए ठीक है, पूरन जी जुड़े रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए जो निकल के आई है अनुज, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात निकलती है कि ठीक है भाई, अगर यूपी के भौगोलिक स्थितियों की बात करें तो हर एक अपने जगह का एक विशेष महत्व, चित्रकूट के लिए खासतौर से बजट में एक जगह दी गई है, अयोध्या के लिए जगह दी गई है। कई ऐसी और स्थितियां हैं, जैसे आगरा को लेकर बात की गई, साथ ही साथ ब्रज की अगर बात की जाए तो मथुरा भी अपने आप में एक अलग विशेष स्थान रखता है। तो वहाँ भी लोगों को उम्मीद थी इस बजट से, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी और सुधार की आवश्यकता बचती है, गुंजाइश दिखती है। देखिए, आपके इस सवाल पर मैं एक ही बात से शुरुआत करूंगा कि कोई भी राजनीतिक आदमी जब सरकार में भी होता है, सरकारी योजनाओं को बनाता है, तो अपने राजनीतिक चश्मे को उतारता नहीं है। राजनीतिक चश्मे को चढ़ाकर ही योजनाओं को तैयार किया जाता है। हालांकि राजनेता सामाजिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में ये स्वीकार नहीं करते हैं, खासतौर पर तब जब सत्ता में होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार है, बीजेपी के थिंक टैंक को, सरकार को, संगठन को ये पता है कि क्या करने से हमें वोट मिलेगा, क्या करने से चुनावी मैदान में पार्टी बहुत मजबूती से जाएगी। उसका एक रिफ्लेक्शन आपको इस बजट में जरूर दिखेगा। अभी डावर साहब जिस तरह से कह रहे थे कि आगरा को नहीं मिला, निश्चित तौर पर आगरा में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा संभावनाएं तो टूरिज्म की अगर हम बात करें बुंदेलखंड में भी हैं, संभावनाएं तो चंबल बेल्ट में भी है, संभावनाएं बहुत ज्यादा पूर्वांचल में भी हैं, लेकिन सरकार इस पर बहुत ज्यादा चाह कर भी बात नहीं कर सकती। अगर कोई स्थानीय, कोई वरिष्ठ आदमी जुड़ेगा तो अपने क्षेत्र की बात करेगा, लेकिन सरकार पूरे प्रदेश की बात करती है। लेकिन बराबरी कभी नहीं मिली। पुरानी सरकारों के दौरान भी सपा में ये आरोप लगाया जाता था कि तमाम योजनाएं लखनऊ से चलती थी, सैफई आ जाती थी। बस बीएसपी में ये आरोप लगाया जाता था सिर्फ नोएडा और लखनऊ का ही विकास हुआ, बाकी के जो जितना भी पूरी बेल्ट है वो पीछे छूट गई। इस तरह के आरोप तो विपक्षी अभी भी लगा ही रहे हैं, लेकिन सरकार में कोई भी दल रहे, कम से कम ये सोचना चाहिए कि पूरे यूपी का समग्र विकास हो। भले ही थोड़ी थोड़ी योजनाएं मिले, लेकिन सब सेक्टर को मिले, सब क्षेत्र को मिले, वो ज्योग्राफिकल भी हो, वो सेक्टर वाइज भी हो। इसका ध्यान बहुत ज्यादा, ये सच है कि नहीं रखा गया है, लेकिन मेन फोकस इस समय किसान थे, मेन फोकस केंद्र की तरफ पर आत्मनिर्भर यूपी के बजट को लाना था, मेन फोकस बड़ी संख्या में जो युवा हैं, बहुत लाखों की तादाद में युवा ऐसे हैं जो 2022 में पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ योजनाएं देना मजबूरी थी। इन सबको समन्वय करके बजट बनाया गया है। अब इसका राजनीतिक असर कितना होगा, कितना मुनाफा होगा, कितना नुकसान होगा, अभी कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव तो दूर है, लेकिन पंचायत चुनाव आने वाले हैं, ये पता लग जाएगा। और दूसरा एक कड़वा सच बजट के साथ ये भी होता है, भले ही माटी कला उद्योग की ले लें, सहकारी समिति की तमाम योजनाएं ले लें, बजट
के लिए जिन लोगों के लिए बजट बनाया जाता है, आज भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तमाम पेपर हैं, चैनल हैं, लेकिन जो वाकई में जरूरतमंद लोग हैं उन तक गवर्नमेंट की अवेयरनेस ड्राइव नहीं पहुंचती है। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत है लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि दरअसल सरकारी योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। तो सरकार की पहली चुनौती ये होनी चाहिए, बजट कम है या ज्यादा है वो दूसरी बात है, लेकिन जितना भी है मैं बार बार कह रहा हूं कि उसका सदुपयोग हो, ये हर मंत्रालय को, हर मंत्री को और उनके अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। संजीव नेहरू का मैं रुख करता हूं। डॉक्टर संजीव नेहरू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, कोविड जैसी स्थितियों से हम बाहर निकल के आए हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश का ये पहला पूर्ण बजट है, किस तरह से देखते हैं और कितना जो कारगर वाकई में साबित होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के युवाओं और तमाम जो सेगमेंट है, किसानों की बात की जाए या फिर अगर चिकित्सकों की बात की जाए, तो आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को? देखिए, इस बजट को देखने के बाद जितने भी यूपी के जितने भी जिले हैं उन जिलों में धीरे धीरे जो बजट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कहीं ना कहीं हद तक तो आ जाएगा और उसको आने पे अच्छा साबित होगा। और हमारी एक शुरुआत हो रही है कि कम से कम इस कोविड के रहते हुए बजट कुछ तो आया है जो धीरे धीरे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। ऐसा नहीं सोच सकते कि बजट बिल्कुल ही बहुत लो खराब है। मेरे को ऐसा मानना है कि ये धीरे धीरे और भी अच्छा बढ़ सकता है जब रोजगार और मिलेंगे। तो जैसे कि इन्होंने कहा था कि जिसको रोजगार 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए मिल रहा है तो वो और भी बंदों को अपने साथ के सब कोऑर्डिनेट लोगों को देगा, तो उससे रोजगारी भी अच्छी बनेगी। हो सकता है जिस तरह से हमारे साथ बात हो रही है डॉक्टर संजीव नेहरू से, शायद हो सकता है कि कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। प्रशांत सागर का मैं रुख करता हूं। प्रशांत, आपने जो बात कही उस पर दम था, क्योंकि देखिए जिस तरह से अगर स्वरोजगार की बात की जाए तो स्वरोजगार को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी इसमें और उम्मीद है, बेहतर होने की गुंजाइश लगती है। लेकिन अगर हेल्पिंग, अगर सपोर्टिंग, अगर जो जितनी भी योजनाएं हैं उनको भी अगर जोड़ के देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर इनिशियल स्टेज पर अगर 10 से 15 लाख रुपए का अगर कोई अमाउंट अगर उनको स्टार्टअप के लिए किसी युवा को दिया जाता है तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो कहीं ना कहीं बनते हैं। रोजगार के दृष्टिकोण से तो कम से कम नंबर ऑफ द जो यूथ होगा उसके लिए तो बहुत कारगर जो है साबित होने जा रहा है ये बजट। नहीं विवेक, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अगर किसी भी तरह से 10 लाख से 15 लाख रुपए एक बच्चे को मिलता है या एक युवा को मिलता है, एक एंटरप्रेन्योर को मिलता है काम शुरू करने के लिए अपना, और समस्या ये नहीं है, समस्या ये है इसमें कि कितने लोग इसको हम लाभान्वित करा पाएंगे, कितना पेपरलेस है ये, क्रियान्वयन कितना असरदार तरह से होगा, ये देखने वाली बात होनी बहुत जरूरी है। अभी जैसे अनुज शुक्ला जी ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से हुआ वो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हुआ है उसमें थोड़ा सा, कि ईस्टर्न इंडिया को, ईस्टर्न यूपी को ज्यादा मिला है। और जैसे आगरा की हम बात करें, आगरा एक बहुत पुराना टूरिज्म का प्लेस है, इंटरनेशनल टूरिज्म प्लेस है, उसके लिए शायद टूरिज्म के लिए कुछ है नहीं। मैंने देख रहा था अभी आगरा मेट्रो को शायद 478 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है, मेट्रो जो आगरा में स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा टूरिज्म के लिए कोई पैकेज नहीं है। ताजमहल पे इतना टूरिस्ट आता है, पिछले 1 साल के अंदर यहाँ के लगभग सभी होटल बंद होने की कगार पे हैं और काफी तो बंद भी हो गए हैं। तो उनके लिए कोई भी राहत पैकेज नहीं है। अगर उनको कुछ सपोर्ट किया जाता, कुछ राहत दी जाती, तो मेरे को लगता है कि वो एक बहुत बड़ा टूरिज्म का मार्केट है आगरा। प्रशांत, देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि देखिए ना, आप चित्रकूट को देखिए, आप अयोध्या को देखिए, बनारस को देखिए, आप इसमें देखिए कि कई जगह पर इतने जबरदस्त तरीके से जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। और ठीक है, हमको ये याद रखना होगा कि ये बजट तब है जब हम कोविड जैसी महामारी से उभर कर आने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और ऐसी स्थिति में उसको बैलेंस करने की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्या आपको नहीं लगता कि वाकई में एक डिवोशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग जगहों पर भी? देखिए, जेवर का जो एयरपोर्ट था वो शायद मैं 10-15 साल से सुन रहा हूँ उसके बारे में, आज भी शुरू नहीं है वो। अगर हम चित्रकूट की या अयोध्या की बात करेंगे, वो बहुत अच्छा स्टेप है, हम उसको बहुत अच्छा स्टेप मानेंगे। मगर जो ऑलरेडी डेवलप्ड जगह है हमारे पास, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? मेरा सवाल बस ये है। अगर जैसे अयोध्या के लिए 101 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के लिए दिया गया, मेरे को ऐसा पता लगा कि वहाँ 7 स्टार होटल्स, करीब 6-7 लोगों, बड़ी होटल लॉबी ने वहां पर जमीनें खरीद ली हैं, और आने वाले समय में अयोध्या एक बहुत बड़ा टूरिज्म का प्लेस होगा। वो बिल्कुल ठीक बात है, मगर बजट बात हम कर रहे हैं 21-22 बजट की। 21-22 बजट में जो 19-20-21 में अच्छा नहीं कर पाए शहर, जैसे आगरा नहीं कर पाया, तो उसको एक स्पेशल पैकेज की जरूरत थी। मेरे को लगता है कि कम से कम टूरिज्म को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था। बाकी सारी इंडस्ट्रीज को परेशानी उठानी पड़ी, मगर आगरा में फिर भी शू इंडस्ट्री ने ठीक किया, लॉकडाउन के बाद पिक किया, दिवाली तक अच्छा काम किया। मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये जो यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं पाई गई।
बजट बहुत अच्छा है, सब तरह से सपोर्ट है। ठीक है, अब मैं वापस रुक करता हूं अनुज शुक्ला का। अनुज, सबसे बड़ी बात यह कि जो अगर देहात ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव है और यहाँ पर आपने देखा है कि खास तौर से ग्रामीण स्टेडियम बनाने की बात की गई है, ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई है, तो क्या ये वाकई में ये मानना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा पंचायत चुनावों को लेकर? देखिए, मुझे इसमें डाउट लगता है क्योंकि चूंकि बहुत कम समय बचा है और ग्रामीण स्तर के लोग जो बुजुर्ग हैं या जो कुछ समझदार लोग हैं वो तो कल सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, पूरे विस्तार से जो सरकार की योजनाएं हैं जान लेंगे। लेकिन युवा कितना आजकल सक्रिय है सरकार की योजनाओं को जानने में, कितना सरकारी योजनाओं पर ट्रस्ट कर पा रहा है, क्या वो सरकारी कार्यालय के धक्के खाते खाते योजनाओं को अप्रूव कराने में सफल होता है, इसमें बहुत ज्यादा डाउट है। हालांकि कुछ अच्छे प्रावधान किए गए हैं ग्रामीण स्तर के युवाओं के लिए, लेकिन उनका कितना असर पड़ेगा। दूसरा, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा विवेक, कि सरकार को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि आम मतदाता अपनी निजी जो योजनाएं हैं, निजी हित के लिए उनकी जो योजनाएं हैं, उससे प्रभावित कभी नहीं होता। राजनीतिक नजरिए से अगर आप देखेंगे तो हर आम मतदाता, ज्यादातर आम मतदाता जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं चकाचौंध से प्रभावित होता है। आपको याद होगा कि पिछली सरकार ने, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 साल काम किया, लेकिन जब वो चुनाव में उतरे तो काम बोलता है मैं सिर्फ एक्सप्रेसवे दिखाई देता था, अखिलेश यादव के बयानों में सिर्फ एक्सप्रेसवे दिखाई देता था, या फिर लखनऊ मेट्रो दिखाई देती थी, या फिर कुछ फ्लाईओवर नजर आ जाते थे। कुछ इसी पैटर्न पे ये सरकार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव तो पिछले 4 साल से यही आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तमाम योजनाओं का फीता काट रही है मौजूदा सरकार, लेकिन मौजूदा सरकार भी सबसे ज्यादा ध्यान एक्सप्रेस वे पर दे रही है, आईटी सेक्टर, आईटी सिटी बनाने पर दे रही है, और इसके साथ साथ मेट्रो के हर प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रही है, नए एयरपोर्ट पे ध्यान दे रही है। हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं, ग्रामीण युवाओं की बात करते हैं, लेकिन सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करती है, और ये भी एक मजबूरी रही होगी। जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि जब बड़ी योजनाओं में बड़ा बजट चला जाता है तो ग्रामीण स्तर की योजनाओं के लिए ज्यादा बजट सरकार के पास बचता नहीं है। तो ऐसे में गांव के अच्छे मैं कहूंगा बल्कि मासूम लोगों को, दुनियादारी से दूर जो लोग बैठे हैं, उन्हें वाकई में कितना फायदा होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मेरा ये सुझाव है कि कम से कम पंचायत चुनाव के नजरिए से आपके चैनल को इस तरह की स्टोरीज गांव से जरूर करनी चाहिए कि वाकई में क्या गांव के लोगों को जानकारी है जो उनके लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, उनका ढिढोरा पीटकर ऐलान किया गया है। देखिए अनुज, बात ये भी है ना कि जब अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सिर्फ एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को लेकर अपना पूरा एजेंडा रखा था चुनावों के दौरान, अगर हम पिछले चुनावों की, विधानसभा चुनावों की बात करें उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप देखिए, अगर प्रदेश सरकार ने अगर इस बजट की बात की जाए खासतौर से, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए परियोजना के लिए खासतौर से 1492 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण जो है उस साफ तौर पर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, 7200 करोड़ रुपए इसके लिए खासतौर से दिया हुआ है, निर्माण कार्य शुरू करने के लिए 490 के करीब जो है करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था जो खासतौर से रखी गई है। तो ये माना जा सकता है कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर जितनी जो दलील है अखिलेश सरकार ने अपने समय पर रखी थी, उससे तो लाख गुना बेहतर जो है कहीं ना कहीं ये सरकार काम करती दिखाई दे रही है। देखिए, ये बात सच है कि पिछले 4 साल की अगर हम बात करें, लगभग 4 साल होने जा रहा है कुछ दिनों के बाद, इस सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ मजबूत हुआ है, लेकिन किसी की किसी से भी तुलना करना मैं सही नहीं मानता। पिछली सरकार ने अपने टेन्योर में काम किया था, इन्होंने उस काम को बढ़ाया है, हालांकि स्पीड बहुत तेज है। खासतौर पे मैं आंकड़े देख रहा था कुछ दिन पहले, कानपुर मेट्रो में काम बहुत स्पीड के साथ हुआ है, आगरा में भी, हाँ आगरा में भी बहुत स्पीड के साथ काम हुआ है। लेकिन दूसरे नजरिए पर भी सोचना होगा कि क्या छोटे शहरों को, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप नई बसेज नहीं उतार पा रहे हो, आप जो ऑटो का जो नेक्सस बना हुआ है खासतौर पे स्थानीय लोगों के लिए वो नहीं तोड़ पा रहे हो, ऐसे में मेट्रो कितनी कारगर होगी। आप लखनऊ मेट्रो को उठाकर देख लीजिए, लखनऊ मेट्रो आपको दिल्ली की तरह भरी हुई नहीं दिखाई देती, लखनऊ मेट्रो खाली चलती है। लोग कहते हैं कि मैं ऑटो से 10 रुपए में पहुंच जाता हूं तो 22 रुपए मेट्रो में क्यों खर्च करूंगा। तो दूसरे नजरिए पर भी सरकार को सोचना पड़ेगा, खासतौर पर तब जब हमारे पास बजट सीमित है, संसाधन सीमित है।
हम खुशकिस्मत वाले हैं कि हम यूपी के लोग हैं और यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, बजट बहुत बड़ा है। जो छोटे राज्य हैं वो इसी तरह की मुसीबतों को झेलते हुए आ रहे हैं। दूसरी खुशकिस्मती इस बात की भी है मौजूदा सरकार के लिए कि दिल्ली में सेम पार्टी की गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार अपनी है, खजाना खुला हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोविड के बाद से दोनों के पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन फिर भी एक मदद तो मिलती ही है। ऐसे में क्रियान्वयन कैसे बेहतर हो, सब लोगों को इसका फायदा कैसे मिले, सरकारी जो थिंक टैंक है, न केवल संगठन का बल्कि सरकार के स्तर पर का भी तमाम मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, वित्त मंत्री जी के सलाहकार हैं, इन सबको बैठकर बजट का अनाउंस कर देना सिर्फ काफी नहीं है, क्रियान्वयन बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी, बहुत पते की बात करी आपने अनुज। और सबसे पहले फिर मैं फिर से रुक करता हूं, पूरन डाबर हमारे साथ अभी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। पूरन जी, अगर केंद्र सरकार के बजट और उत्तर प्रदेश के बजट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा सकता है कि युवाओं के लिए खास तौर से नजर रखी जा रही है। और अगर पंचायत चुनावों की बात की जाए या फिर दूसरे स्थितियों पर, किसानों की स्थितियों पर बात की जाए, तो किसानों से लेकर महिलाओं की अगर बात की जाए, युवाओं के लिए अवसर की बात की जाए, तो 2 मिनट का मैं वक्त आपसे चाहूंगा जिसमें कि सिर्फ आप अपनी तरफ से एक ब्रीफ समरी अपनी नजर से किस तरह से आप देखते हैं इस बजट को, वो बताएं। देखिए, निश्चित रूप से कोविड की सिचुएशन को देखते हुए, सरकार की सीमाओं को देखते हुए, सरकार की आय की सीमाओं को देखते हुए, चाहे केंद्र सरकार का बजट हो या उत्तर प्रदेश सरकार का बजट हो, एक संतुलित बजट है। केंद्र सरकार ने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, वो निश्चित रूप से जितने भी घोषणाएं की गई हैं, 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने की बात है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी छलांग लगाने के लिए प्रयास है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी छलांग लगाने के प्रयास हैं, लेकिन जो उद्योग रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ है उसकी अर्थव्यवस्था की, मुझे लगता है कि उसमें अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता था और किया जाना चाहिए। सरकार के पास जितनी आय है इस समय, सीमित आय है, चाहे वो जीएसटी से हो या स्टैंप ड्यूटी से हो, या इस समय पर सेल परचेज भी कम है, रजिस्ट्री के रेट वो भी कम आ रहे हैं, तो उनकी सीमाएं हो सकती है सरकार की। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा पैसा पीपीपी मॉडल पर आ सकता है। मुझे लगता है कि विकास के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसा बनाया जा सकता है। विकास की एक प्रभावी योजनाएं होनी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर बहुत पैसा लगा सकता है, मिलकर के हम प्रदेश की इकोनॉमी को बना सकते हैं। इस ओर सरकार का काम कार्य करना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर मैंने पहले भी कहा कि बजट पूरी तरह से किसानों को समर्पित है, गरीबों को समर्पित है और युवाओं को समर्पित बजट है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो उद्योगों को एक बड़ी छलांग लगाने के लिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कोई चूक हुई है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर कोविड जैसे सिनेरियो को देखा जाए तो ये बजट बेहतर दिशा में जाने का एक अवसर जो नजर आता है। और इसके लिए मैं फिर आप रुख करता हूं प्रशांत सागर की तरफ। प्रशांत, 2 मिनट में अपनी तरफ से बजट को लेकर एक साफ सीधी राय। 5 लाख करोड़ का बजट है, अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हर सेक्टर को पैसा दिया गया है, किसी भी सेक्टर को इग्नोर नहीं किया गया है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन रिफॉर्म हो, हर एक सेक्टर को पैसा दिया गया है। मैंने पूरे बजट को स्टडी किया, तो बजट को अगर हम इस तरह से अगर हम देखते हैं कि वो सिर्फ राजनीतिकरण है, तो ऐसा नहीं है। बजट को एक अच्छे मतलब उससे बनाया गया है, एक अच्छी सोच से बनाया गया है, एक अच्छा विजन है बजट के अंदर। बस समस्या क्या है प्रदेश की कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा होना, एक लिमिटेड अमाउंट होना। आप पूरे बजट को आप स्टडी करते हैं, 5.5 लाख करोड़ में 27,000 करोड़ रुपया सिर्फ नई चीजों के लिए दिया गया है, बाकी सारा रूटीन वर्क में पैसा चला गया है। तो जब तक, जैसे अभी डाबर साहब ने कहा कि हम पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेवेन्यू को नहीं बढ़ाएंगे, प्राइवेट पार्टनर्स को इनवाइट करके हम इन सारी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। बहुत अच्छा सजेशन है और यूपी जी को इस पर विचार करना चाहिए। आने वाली सरकार अगर वापस बीजेपी बनाती है, जो भी सरकार में आता है, इतने बड़े स्टेट को चलाने के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टनर्स को आपको इन्वाइट करना पड़ेगा, तभी हम इस रिफॉर्म को आगे बढ़ा पाएंगे। आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी पे कर रही है, अपनी जो वैसे
नवरत्न उनको डिसइन्वेस्ट करना चाहती है, उनके एक्सपेंसेस को खत्म करना चाहती है, जो सरकार के ऊपर एक बोझ बने रहते हैं। तो वो मॉडल कहीं ना कहीं अगर हम यूपी में भी लाते हैं, और योगी जी बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं। अगर आप पास में देखेंगे पिछले 4 साल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी हुई, चीजें बहुत बेहतर भी हुई हैं। हाँ। तो अगर इस चीज को अगर अडॉप्ट किया जाए तो बिल्कुल निश्चित रूप से एक नया यूपी का निर्माण हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। संजीव नेहरू का रुख करता हूं मैं। संजीव, 2 मिनट सीधी भाषा में बजट आपकी नजर से क्या है? बिल्कुल बजट ठीक चल रहा है। और दूसरी चीजें बिल्कुल अनुज जी ने भी जो कहा, मैं उस बात से मैं भी सहमत हूँ कि कुछ प्राइवेट, और जैसे कि पूरन डाबर जी ने भी कहा कि कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को, अगर प्राइवेट सेक्टर्स को भी जोड़ा जाएगा तो उससे रेवेन्यू और अच्छा आ जाएगा और पार्टनरशिप बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। ये बॉन्डिंग करने से ना इसका मॉड्यूलर चांसेस अच्छे होंगे और प्रोग्रेसिव अच्छी हो जाएगी। प्रोग्रेसिव हमें चाहिए, वो बहुत अच्छा रहेगा सर उस चीज में। तो बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, और बहुत ही बढ़िया रुक रहेगा। हालांकि थोड़ा सा टूरिज्म में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आगरा जैसा सेंटर है वो भी बहुत अच्छा टूरिज्म है, और कोविड के मारे जो अभी लॉसेज हुए हैं उसको अगर थोड़ा सा और देख लेते तो और बेहतर चीजें बन सकती थी सर इससे, जिससे कि आगरा शहर का और विकास अच्छा होता, तो डेवलपमेंट इसको डबल की जगह 4 टाइम्स डेवलपमेंट हो सकता था। पर अभी हम इसको चीज पर चर्चा करते हैं, जितना मिल रहा है उसको किस दिशा में अच्छी तरह से बढ़ जाए और अच्छी तरह से मिल जाए, और अच्छी वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अगर सबके पास पहुंच जाए तो तब भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो सकती है। बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्राइवेट मॉड्यूल्स को भी साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। अगर मॉड्यूल चलेंगे तो उससे प्रोग्रेस होगी, और डेफिनेटली प्रोग्रेस होगी हमारे देश प्रदेश की। बिल्कुल ठीक बात। अब हम रुक कर लेता हूँ मैं अभी अनुज शुक्ला के साथ। अनुज, बिल्कुल 2 मिनट में स्पष्ट अगर बात की जाए तो, हालांकि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात रखी है, लेकिन अगर 2 मिनट में अगर पूरी एक समरी के तौर पर अगर देखा जाए, इस बजट को किस तरह से आप एक सीधी भाषा में पेश बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने साथियों को ये बता दूं कि पीपीपी मॉडल की बात हो रही थी, मैं बजट पढ़ रहा था। लखनऊ में एयरपोर्ट के बाहर 40 एकड़ में आईटी कॉम्प्लेक्स पीपीपी मॉडल पर ही बनाया जाएगा, और इसका सरकार ने प्रावधान किया है। अब आता हूं आपकी बात पर। मुझे इस पूरे बजट को अगर 1 मिनट में ब्रीफ करना हो तो मैं साफ तौर पे कहूंगा कि सरकार ने सबसे ज्यादा मौजूदा समय को देखते हुए, नाजुक हालत को देखते हुए किसानों पर ध्यान दिया है, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है, चूंकि चुनावी समर में उतरना है भारतीय जनता पार्टी को और इस सरकार के नुमाइंदों को। और इसके साथ साथ अगर तीसरे नंबर पे बात की जाए तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास किया गया है, हालांकि कितना बन पाएगा ये समय बताएगा। और चौथे नंबर पे धार्मिक पर्यटन को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, और उसमें भी धार्मिक पर्यटन में सबसे ज्यादा जो सेंट्रल में रहा है वो अयोध्या रहा है, क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि राम मंदिर सबसे सॉफ्ट इशू है, सबसे एक महत्वपूर्ण इशू है। हाँ। लोगों के डायरेक्ट दिलों में जगह बनाने के लिए तो सरकार ने अपनी हालांकि सब सेगमेंट को टच किया है, कम या ज्यादा बजट सबके लिए आवंटित किया गया है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे मुझे लगे हैं जिनमें सबसे ज्यादा सरकार ने ध्यान दिया है, खासतौर पे चुनावी बजट होने की वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मेरे ख्याल से जिस तरह से उत्तर प्रदेश जो भारत की अगर नज़र से देखा जाए तो भौगोलिक स्थितियों के साथ साथ अगर चुनौतियां, आबादी जिस तरह से है, पॉपुलेशन है, और साथ ही साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की बात की जाए तो सरकार ने इस बजट के द्वारा ये बताने की साफ कोशिश की है कि आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश है वो अवसर का एक खासा एक जगह होगी। और साथ ही साथ मैं तमाम अपने पैनलिस्ट का चलते चलते सभी का स्वागत धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर संजीव नेहरू, आपका भी, आप हमसे इस चर्चा में जुड़े हैं। पूरन डाबर साहब, आपका भी। प्रशांत सागर जी, आपका। खासतौर से अनुज शुक्ला जो हमारे साथ स्टूडियो से खास तौर पर इस बजट पर अपनी महत्वपूर्ण राय देते रहे हैं। दर्शकों को भी समझना होगा कि अभी हमारा देश कोविड-19 जैसी महामारी से उबर कर बाहर आने की दिशा में है, और ऐसी स्थिति में जब बजट इस तरह का आता है जिसमें कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा बजट जो है साफ तौर पर जो देखने को मिला है, जिसमें युवाओं के लिए अवसर, स्टार्टअप को लेकर खासतौर से, और जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अगर बात की जाए, महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाए, तो तमाम जो कैटेगरीज हैं जो देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू और मजबूत करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखते हुए देखा जाए तो ये बजट में योगी सरकार ने पूरी कोशिश की है कि वो पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनावों के लिए जो अपनी रणनीति है वो साफ रखे, और डिवोशनल टूरिज्म के द्वारा उन्होंने एक स्थापित एक छवि जो बनाने की कोशिश रखी है शुरुआत से ही योगी सरकार ने, उसको वो अभी तक अपने साथ रखे हुए हैं। अब देखना होगा कि इस बजट को उत्तर प्रदेश की जनता वाकई में चुनावी नतीजों में योगी सरकार के लिए आने वाले चुनावों में
किस तरह से नतीजों में तब्दील करती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। मुझे इस बहस में दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।